ओके, हेलो एवरीबॉडी। नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। तो अभी तक अपन पढ़ रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी जो भी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक सब बेसिक है ना, ये बेसिक से टॉपिक है। मैं यहाँ पर अभी आपके मॉलिक्यूल आइसोलेशन की बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बेसिक से एनएमआर के कॉन्सेप्ट को समझने की। तो एक एक स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टेप आप ध्यान रखोगे तो ही आप एनएमआर को पूरी तरह से समझ पाओगे, नहीं तो फिर आप क्लियर नहीं हो पाएगा टॉपिक पूरा। तो अभी तक अपन ने क्या बात कर ली है कि कौन सा आपके जो न्यूक्लियस है वो एनएमआर एक्टिव होगा और कौन सा न्यूक्लियस आपके एनएमआर इनएक्टिव होगा, इसके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। तो अपन ने कल, तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा था कि जो भी आपके न्यूक्लियस होगा जिसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, 0, आई की वैल्यू 0 होगी, वो आपके क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव। ओके। और कौन सा न्यूक्लियस एनएमआर इनएक्टिव होता है, या किस न्यूक्लियस की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, जिसमें आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का नंबर क्या होता है, इवन होता है। मतलब प्रोटॉन का नंबर भी क्या हो, इवन नंबर में हो प्रोटॉन, एंड न्यूट्रॉन भी क्या हो, इवन नंबर में। तो ऐसा आपके जो न्यूक्लियस होता है उसका स्पिन क्वांटम नंबर का मान 0 होता है, तो वो एनएमआर इनएक्टिव होता है। बट अगर अपन ने बात की थी कि अगर आपके प्रोटॉन क्या हो, इवन नंबर, एंड न्यूट्रॉन क्या हो, ऑड नंबर, है ना, या फिर आपके प्रोटॉन हो ऑड नंबर और न्यूट्रॉन क्या हो, इवन नंबर, या फिर अपन बात करें कि दोनों ही क्या हो, ऑड नंबर, तो आपके एनएमआर इस टाइप का जो न्यूक्लियस होता है वो एनएमआर एक्टिव होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होगा एंड विच न्यूक्लियस इज एनएमआर इनएक्टिव। तो आपको इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि इवन नंबर होने से क्या होगा, देखो प्रोटॉन का इवन नंबर होगा, न्यूट्रॉन का इवन नंबर होगा, तो दोनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट, तो दोनों के अंदर जो प्रोटॉन की नंबर होंगे वो इवन में होंगे। जैसे मान लो कि प्रोटॉन कितना है, 6, और न्यूट्रॉन भी कितना है, 6, ठीक है। तो ये क्या बना लेंगे, पेयर बनाएंगे, है ना। अगर एक प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंटम अपवर्ड होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो इस तरह से कितने, 3 पेयर बन गए। तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंटम को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और जो न्यूक्लियस मैग्नेटिक मोमेंटम रिप्रेजेंट नहीं करता वो न्यूक्लियस क्या होता है, एनएमआर इनएक्टिव होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का जो होता है कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है ना। पेयरिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंटम 0 हो जाएगा, है ना। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंटम, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंटम शो होगा, और जिस भी न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो एनएमआर एक्टिव होगा। तो अब मैं कुछ बेसिक से एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं, देखो। तो एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा अपन यहाँ पर गौर करें। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कार्बन 612, ठीक है। ये आपके कार्बन का एक आइसोटॉप्स है ना। और जनरली आपके जो नेचर में या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में 99% आपको कौन सा, यही कार्बन मिलता है। कौन सा, कार्बन 12। तो कार्बन 12 में अगर आप प्रोटॉन का नंबर देखोगे कितना है, 6, एंड न्यूट्रॉन का नंबर अगर कैलकुलेट करोगे ये भी कितना आएगा, 6। मतलब दोनों ही इवन है। तो ये दोनों क्या करेंगे, प्रोटॉन भी पेयरिंग में होगा और न्यूट्रॉन भी क्या होगा, कंप्लीट पेयरिंग में होगा। तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंटम को कैंसिल आउट कर देंगे। प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंटम कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंटम कैंसिल हो जाएगा, और ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंटम क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपके जो ये कार्बन 6 होगा ये क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव। क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव, ठीक है। बट इसकी जगह मैं अगर कार्बन का एक और आइसोटॉप ले लेता हूं, कार्बन 6 एंड कार्बन 13। कार्बन 13 मैंने ले लिया, तो यहां पर क्या होगा कि प्रोटॉन का नंबर तो 6 है, बट न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करो कितना आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 7, यहाँ पे 7 नंबर आ जाएगा न्यूट्रॉन का नंबर। तो प्रोटॉन तो है इवन, तो जो प्रोटॉन होंगे वो तो क्या करेंगे, अपने मैग्नेटिक मोमेंटम को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग बनेगी, है ना। जो इस तरह से प्रोटॉन और प्रोटॉन की क्या होगी, पेयरिंग बन जाएगी। तो ये तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंटम को कैंसिल आउट कर देंगे। बट न्यूट्रॉन क्या करेगा, मैग्नेटिक मोमेंटम शो करेगा, क्योंकि यार 3 तो पेयर बन जाएंगे पर एक क्या होगा, न्यूट्रॉन बच जाएगा, और इसकी वजह से ये मैग्नेटिक मोमेंटम शो करेगा। और अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंटम होगा तो ये वाला जो आपके आइसोटोप है कार्बन का, ये क्या हो जाएगा, एनएमआर एक्टिव हो जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि आपके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
ये एनएमआर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनएमआर एक टॉपिक है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर हैं या उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए एनएमआर का यूज होता है। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है मैक्सिमम टाइम, वो तो एनएमआर के इनएक्टिव है ना। आपके मोल जैसे एथेनॉल हो गया या कार्बोक्सिलिक का कोई कंपाउंड हो गया, कोई आपके कार्बोहाइड्रेट, कोई आपके मतलब शुगर हो गई, तो उनमें जो कार्बन होता है वो तो एनएमआर क्या होता है, इनएक्टिव होता है ना। इसका मतलब है कि आप इस कार्बन 612 का एनएमआर फाइंड आउट नहीं कर सकते, या इस कार्बन 612 को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में आइडेंटिफाई करना है तो किसको करना पड़ेगा, कार्बन 13 को करना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बन 13 को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एनएमआर अपन को मिलता है, जो एनएमआर आता है, उसको बोलते हैं कार्बन 13 एनएमआर, ठीक है। और ये बहुत कम अमाउंट में होता है, ध्यान रखना है ना, बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में नहीं होता। तो इसका एनएमआर जो आता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बन 13 एनएमआर। तो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल, और भी अपन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने कार्बन के बारे में डिस्कस किया, इसी तरह से मैं थोड़ा डिस्कशन करता हूँ अबाउट द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैं हाइड्रोजन का सबसे प्रोटियम जो इसका आइसोटोप होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, H1H, है ना, प्रोटियम जो होता है। तो प्रोटियम में अगर मैं प्रोटॉन का नंबर कैलकुलेट करूं तो प्रोटियम में प्रोटॉन तो होता ही नहीं है ना। प्रोटॉन क्या होता है, 0 होता है, सॉरी प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है, और न्यूट्रॉन का तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये प्रोटॉन का इस नंबर है, प्रोटॉन कितना, 1 है, और नंबर है। इसलिए अगर आप इसको देखोगे तो ये एनएमआर क्या होता है, एक्टिव होता है ना। प्रोटियम क्या होता है, एनएमआर एक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर कितना प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैं बात करता हूं ड्यूटेरियम की। ड्यूटेरियम ये एक आपके हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है कि प्रोटॉन कितना होता है, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम में आपके 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है, और दोनों ही कैसे हैं, देखो ओड, ये भी ओड नंबर है और ये भी क्या होता है, ओड नंबर है। तो जब भी ओड नंबर आता है तो आपके स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना, जिसका वोल नंबर का स्पिन क्वांटम नंबर आएगा, तो ये भी क्या होता है, एनएमआर एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा न्यूक्लियस आपके एनएमआर एक्टिव होगा और कौन सा न्यूक्लियस आपके एनएमआर इनएक्टिव होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पर। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो कार्बन 12 होता है वो तो एनएमआर इनएक्टिव होता है। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना हो तो मैं कार्बन का एनएमआर नहीं निकालता हूँ, मैं किसका एनएमआर निकालता हूँ, हाइड्रोजन का, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रोटियम होता है वो भी एनएमआर एक्टिव है, हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम है वो भी एनएमआर एक्टिव है, दोनों ही क्या है, एनएमआर एक्टिव है। तो मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन का एनएमआर फाइंड आउट करता हूँ। किसका एनएमआर फाइंड आउट करते हैं, हाइड्रोजन का, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है, या आप उसकी स्ट्रक्चर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब अपन हाइड्रोजन का एनएमआर कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है आपके, इसका मैं एनएमआर जो आता है उस एनएमआर को या तो आप बोल सकते हो 1H1 एनएमआर, या H1 एनएमआर भी बोलते हैं इसको, या इसका दूसरा नाम होता है PMR, है ना। इसका शॉर्ट नाम होता है क्या, PMR, है ना, प्रोटियम मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम, है ना, या स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका नाम होता है PMR, इसको शॉर्ट में बोला जाता है PMR। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा आपकी मॉलिक्यूल कार्बन एक्टिव होगा और कौन सा मॉलिक्यूल कार्बन मॉलिक्यूल न्यूक्लियस कौन सा कार्बन एक्टिव एनएमआर एक्टिव होगा और कौन सा न्यूक्लियस एनएमआर इनएक्टिव होगा। और भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं अपन आगे। देखो, तो मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ऑक्सीजन का मैं न्यूक्लियस ले लेता हूँ। ऑक्सीजन का एटम होता है, आप जानते हो अच्छे से, ये होता है O8 और ये होता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 8 है, और न्यूट्रॉन भी कैसे हैं, 8 है ना। प्रोटॉन 8 है और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 8 हैं। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोटॉन भी इवन नंबर में है एंड न्यूट्रॉन भी क्या है, इवन नंबर में। और ये जब इवन नंबर में होते हैं तो ऐसा न्यूक्लियस क्या होता है, एनएमआर इनएक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये बेसिक सी बात, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर ये आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये, इसको ध्यान में रखना। तो आपके जो ऑक्सीजन होता है, जो 16 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है ना, वो भी क्या होता है, एनएमआर इनएक्टिव। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होगा और कौन सा इनएक्टिव होगा।
ओके, क्लियर है। तो ये जो मैंने लास्ट टॉपिक आपको कल पढ़ाया था उसका ही थोड़ा मैंने आगे आपको एग्जांपल से समझाया कि कौन सा एक्टिव होगा कौन सा इनएक्टिव होगा। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, देखो तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अपन एनएमआर में पढ़ेंगे तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, बहुत सारे आपके पास एनर्जी न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल के ग्राफ आते हैं, है ना। न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल के क्या मिलते हैं आपको, बहुत सारे ग्राफ आते हैं। तो उन ग्राफ को कैसे समझना है उसके लिए अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं पॉइंट का डिस्कशन कर रहा हूँ वो डिस्कशन करूंगा नंबर ऑफ पॉसिबल orientation of nucleus in the presence of magnetic field। देखो क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझना है आपको। तो मैंने आपको ये कहा था कि जब आपका एक न्यूक्लियस फ्री स्टेट में होता है तो वो किसी भी ओरिएंटेशन में क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है। मतलब जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, मान लो कि ये इस तरह से क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है ना, अपने एक्सिस पर इस तरह से क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो अब इसकी डायरेक्शन, इसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है कि ये इस तरह से थोड़ा झुका हुआ हो और कर रहा हो, या हो सकता है कि इस तरफ ये इस तरह से स्पिन कर रहा हो, या हो सकता है कि उसका ओरिएंटेशन इस तरफ से हो, है ना, या हो सकता है इसका ओरिएंटेशन किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी ओरिएंटेशन में वो हो सकता है। इस जब वो किस में होता है, उसके ऊपर फ्री स्टेट में होता है, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तब। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तब जो आपके जो न्यूक्लियस है वो डिफरेंट ओरिएंटेशन में हो सकता है, जिसे अपन बोलते हैं डीजनरेसी, है ना, डीजनरेसी ऑफ न्यूक्लियस। अब बात करते हैं कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो फिर से वही कहानी अपन रिपीट कर रहे हैं कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल ले लिया, यहाँ पे साउथ पोल ले लिया, तो जो भी आपके एनएमआर एक्टिव होता है ना, वो अपनी ओरिएंटेशन को क्या करता है, चेंज करता है। मैंने बताया था जो भी आपके न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव होता है वो अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, तो वो जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ पोल होती है ना। मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मेरा न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, ये स्पिन कर रहा है। और ये न्यूक्लियस क्या है, एनएमआर एक्टिव है, एनएमआर एक्टिव। तो इसका ऊपर क्या होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, देन ये नीचे वाला क्या होगा, साउथ पोल होगा। अब आपने इसको फ्री स्टेट में रखा है। जैसे ही आप इसको न्यूक्लियस को कहाँ पे लाते हो, मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो। तो मैं इस न्यूक्लियस को कहाँ पे ला रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ओरिएंटेड हो जाएगा, है ना। इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये हो गया ओरिएंटेड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसमें ओरिएंटेड हो गया, है ना। न्यूक्लियस का नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल की तरफ, और न्यूक्लियस का साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल की तरफ ओरिएंटेड हो गया। क्यों होता है, अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए। तो जब भी अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब इस तरह की कहानी अपन को देखने को मिलती है। और मैंने ये भी बताया था, जब आप इस पर क्या करते हो, रेडिएशन को आप इंसिडेंट कराते हो, इसको रेडिएशन देते हो, उसको रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी देते हो, तो ये पूरा न्यूक्लियस क्या करता है, फ्लिप कर जाता है ना। मतलब ये पूरा न्यूक्लियस घूम जाता है और ये नॉर्थ पोल किसकी तरफ आता है, नॉर्थ पोल की तरफ, और साउथ पोल किसकी तरफ आता है, साउथ पोल की तरफ। और ये इसका क्या हो जाता है, ओरिएंटेशन हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था, है ना। इस तरह से मैंने आपको पूरा समझाया था कि इस तरह से होता है। बट यहाँ पे बात ये आती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड में किसी न्यूक्लियस की दो प्रकार की ओरिएंटेशन ही पॉसिबल है? क्या न्यूक्लियस इससे भी ज़्यादा ओरिएंटेशन में रह सकता है ना, इससे भी ज़्यादा ओरिएंटेड हो सकता है कि इसी भी दो ही पॉसिबल है? तो उसको समझना है। तो उसको समझने के लिए अपन एक यहाँ पर एक बात करते हैं, इसको कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एक अपन टर्म पढ़ते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको क्या बताती है कि जब आप न्यूक्लियस पर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हो तो न्यूक्लियस कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन में ओरिएंटेड हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एक ओरिएंटेशन ये बताई और दूसरी ओरिएंटेशन मैंने आपको ये बताई कि जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएगा, और थोड़ा रेडिएशन दोगे तो वो फ्लिप कर जाएगा। बट बहुत सारे न्यूक्लियस क्या करते हैं, दो से ज़्यादा ओरिएंटेशन भी शो करते हैं,
है ना। हो सकता है कि कोई इस डायरेक्शन में फिर पहले इस डायरेक्शन में आया, फिर हो सकता है कि वो पहले इस डायरेक्शन में था, फिर थोड़ा सा इस ओरिएंटेशन में हो गया, फिर उसकी ओरिएंटेशन चेंज हुई, इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया, है ना। तो अलग अलग ओरिएंटेशन हो सकती है। और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी न्यूक्लियस की ओरिएंटेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए अपन क्या करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का यूज करते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है 2i+1, ठीक है। 2i+1, आई क्या है यहाँ पे, वही स्पिन क्वांटम नंबर। तो आप क्या करो, यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर जो आपका न्यूक्लियस है उसका स्पिन क्वांटम नंबर आप यहाँ पर पुट करो उसकी वैल्यू, और आपको ये पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में आपका न्यूक्लियस कितने ओरिएंटेशन में ओरिएंटेड हो सकता है, कितनी उसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो अपन कैलकुलेट करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मूला क्या है, 2i+1। देखो जैसे मैंने कहा था आपको, अगर i की वैल्यू ले लेता हूं यहां पर, और यहां पर मैं लूंगा 2i+1 की वैल्यू। जैसे मान लो कि i की वैल्यू कितनी है, 0, है ना। i की वैल्यू क्या है, 0। तो i की वैल्यू 0 यहां पे आप पुट करोगे। तो इसको इस तरह से लिख देता हूं, थोड़ा सा मैं यहां पे लिख देता हूं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, है ना, Sn। i की वैल्यू मैंने क्या ली, 0। i की वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब क्या है कि जिस भी न्यूक्लियस के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, उसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन में ओरिएंटेड हो सकता है, और वो ओरिएंटेशन क्या होगी, ये होगी। ध्यान से देखना कि वो न्यूक्लियस आपके स्पिन मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, हमेशा क्या रहेगा, सीधा रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। वो फ्लिप नहीं करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में झुकेगा नहीं, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस आपके मैग्नेटिक मोमेंटम जनरेट ही नहीं करता, इस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर ही नहीं होता है ना। इसलिए इसकी जो ओरिएंटेशन है वो ऐसी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड में। देन अपन बात करते हैं, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ जैसे 1/2, ठीक है। मान लो कि आपके जो न्यूक्लियस है उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, 1/2 आया। यहाँ पे आप 1/2 वैल्यू पुट करो, आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, ठीक है। तो 2, इसका मतलब क्या है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो 2 टाइप के ओरिएंटेशन में हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड में। फर्स्ट कौन सी होगी, जो अपन बनाते हैं, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से उसकी ओरिएंटेशन होगी, और दूसरी ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी कि नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा और साउथ पोल इधर आ जाएगा। तो ये इस तरह की 2 ओरिएंटेशन हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर यहाँ बता देता हूँ कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, इधर की तरफ क्या है साउथ पोल, इधर की तरफ क्या है नॉर्थ पोल। ओके, क्लियर है। तो ये दो पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ 3/2, मान लो कि आपके पास कोई न्यूक्लियस है और इसकी स्पिन क्वांटम नंबर कितना आ रहा है, 3/2। तो 3/2 क्या वैल्यू आप पुट करोगे, आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर 4 मिलेगी। मतलब ये है कि इसकी 4 अलग अलग न्यूक्लियस, अगर इस प्रकार का न्यूक्लियस है जिसकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 3/2, तो उसकी 4 पॉसिबल क्या है ओरिएंटेशन है। कौन कौन सी ओरिएंटेशन है, तो 2 तो ये हो ही सकती है, है ना। 2 ओरिएंटेशन तो ये बना दी मैंने, तो इसको वापस बना देता हूं कि 2 ओरिएंटेशन तो ये हो जाएगी, और 2 कौन सी आ सकती है देखो, तो 2 इस प्रकार इस टाइप से हो सकती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। और यहां पे ये हो सकती है नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप बिल्कुल आराम से इसको समझना, ठीक है, धीरे धीरे से आराम से डायग्राम देखना। तो ये 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वैल्यू रख देता हूँ 2। मान लो कि आपके पास कोई न्यूक्लियस है और इसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकालो तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब उसकी 5 अलग अलग तरह की क्या है ओरिएंटेशन हो सकती है, ठीक। अब ये जो मैंने यहाँ पर ओरिएंटेशन बनाई है, और ये सारी ओरिएंटेशन जो है वो किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान रखना। तो उसको मैं कुछ अलग तरह से बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये न्यूक्लियस बार बार ऐसे नहीं बना रहा हूँ, मैं कुछ अलग तरह से इनको बना रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना। तो मैं एक अलग डायग्राम का यूज कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही सिंपल डायग्राम का यूज कर रहा हूँ जिससे आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जब i की वैल्यू 0 होगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, तो इसकी
जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका न्यूक्लियस की ओरिएंटेशन क्या रहेगी, अपवर्ड साइड रहेगी, तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, है ना, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू मैग्नेट। अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई हो रही है ना, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और स्पिन क्वांटम नंबर का मान क्या है 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो आपकी जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से ओरिएंटेड रहेगा, है ना, उसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं। ओके, अब बात करते हैं इफ दिस वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इज हाफ देन स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 2, तो ओरिएंटेशन कैसे हो जाएगी, तो यही आपके साउथ पोल देन ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, तो दो पॉसिबल ओरिएंटेशन हो जाएगी, कौन कौन सी, एक ये और एक ये। ठीक है, इस तरह से इसको शो कर रहा हूं, ध्यान से समझना बिल्कुल, ये सिंपल तरीका है डायग्राम बनाने का। उसी तरह से अगर मैं 3/2 की बात करूं, है ना, तो इसके लिए पॉसिबल ओरिएंटेशन कौन सी हो जाएगी, एक ओरिएंटेशन ये, एक ओरिएंटेशन ये, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास क्या हो, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, न्यूक्लियस की 2 और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो 5, तो यहाँ 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन रहेगी, कौन सी, तो 2 तो ये है ही आपके पास, है ना, एक कौन सी हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सिंपल डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो आपके पास मैंने डायग्राम बनाया है ना, तो बार बार मैं अब क्या करता हूं कि मैं ये नहीं बताऊंगा, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर ये मैंने जो एरो बनाया है ये क्या बता रहा है, तो ये आपको बताता है कि आपका न्यूक्लियस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना, न्यूक्लियस का नॉर्थ पोल, न्यूक्लियस का साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ पोल की तरफ है, ये आपको बता रहा है। आप इस डायग्राम से डायग्राम को कंपेयर कर सकते हो। तो मैं बार बार क्या करूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा, है ना, कि मैग्नेट जो न्यूक्लियस का जो नॉर्थ पोल है वो सॉरी न्यूक्लियस का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ, मैं बार बार इस तरह से नहीं बोलूंगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर बना देता हूं मैं, है ना, तो मैं क्या करता हूं, इसको नंबर्स की फॉर्म में इसको डिनोट कर दूंगा। किसकी फॉर्म में डिनोट कर दूंगा, नंबर्स की फॉर्म में, ताकि मुझे इजीली पता चल जाए, मैं सिर्फ आपको नंबर बोलूं और आपको पता चल जाए कि इस जो आपका न्यूक्लियस है वो कौन सी ओरिएंटेशन में ओरिएंटेड है। तो अपन कल क्या करेंगे, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं कुछ नंबर दूंगा आपको, है ना, अपन कुछ नंबर्स की बात करेंगे। तो अगर मैं उस नंबर के बारे में जैसे आपके सामने बोलूंगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो न्यूक्लियस है वो कौन सी ओरिएंटेशन में ओरिएंटेड है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, उसकी बात मैं कल करूंगा। आज आप इसको आराम से समझना यहाँ तक कि भाई देखो, जब 0 होगा तो ओरिएंटेशन ऐसी रहेगी, जब 2 होगा तो ऐसी रहेगी, 3/2 स्पिन नंबर होगा तो ऐसी रहेगी, जब 2 स्पिन नंबर होगा तो ऐसी ओरिएंटेशन रहेगी। क्लियर है। तो आज इस टॉपिक को आप थोड़ा समझना, इसके आगे मैं कल आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।